गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 वितान भाग का फर्स्ट लेसन कर रहे हैं बेटा हम सिल्वर कैली, जिनके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी जी। कल तक हमने किया था कि किस प्रकार से यशोधर बाबू जो होते हैं अपने दफ्तर में साइकिल पर पैदल जाते हैं और आते समय वह बिड़ला मंदिर में जाते हैं और प्रवचनों को सुनते हैं और स्वयं भी भगवान का ध्यान में लीन हो जाते हैं। और उनके बच्चों को और उनकी पत्नी को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, पसंद नहीं थी कि वो कहते हैं कि आप अभी तक बूढ़े नहीं हुए, जो बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं वो मंदिर में जाया करते हैं, आप इतने बूढ़े नहीं हो चुके हैं कि आप मंदिर में जाओ। उसके बाद में है यशोधर बाबू के घर देर से लौटने का बड़ा कारण यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर मतभेद होने लगा। यशोधर बाबू जब घर से देर लौटती थी तब वह कहते हैं कि यशोधर बाबू और उसकी पत्नी और बच्चों के बीच में आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा होना लग जाता है और इसी वजह से वे अब घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करती। वह यशोधर बाबू सोचते हैं कि यदि मैं जल्दी घर पर गया तो उस समय फिर हमारा जो लड़ाई, इसी वजह से वह जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। जब बच्चे छोटे थे तब उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद किया करते थे। वह कहते कि जब यशोधर बाबू के बच्चे छोटे थे तो उस समय क्या था कि वह पढ़ाई लिखाई में भी अपने बच्चों की बहुत मदद करते थे। अब बड़ा लड़का भूषण एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी करने लगा था। अब यशोधर बाबू का बड़ा लड़का क्या है, जिनका नाम भूषण जी होता है, वो एक विज्ञापन संस्था में नौकरी करता है। नौकरी करने लगा, उसे वहां 1500 प्रति मास वेतन मिलता था। उसे महीने में वहां पर 1500 मासिक वेतन 1500 प्रति मासिक वेतन मिलता था। जबकि यशोधर बाबू रिटायरमेंट पर पहुंचकर ही इतना वेतन पा सकते थे। वह कहते हैं उनका जो बड़े लड़के भूषण जी थे उसे तो कितना महीने में यानी कि 1500 रुपये ही मिलते थे और उसके पिताजी यानी कि यशोधर बाबू रिटायरमेंट हो चुके थे और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उन्हें इतना वेतन मिलता था। दूसरा बेटा दूसरी बार ISC-AS की परीक्षा की तैयारी कर रहा था और यशोधर बाबू के लिए यह समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि जब पिछले वर्ष उसका नाम LID सर्विस की सूची में आया था तब उसने ज्वाइनिंग करने से क्यों इनकार कर दिया। वह कहते उनका जो बड़ा बेटा दूसरा बेटा होता है वो ISC परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वह कहते कि जब उनका LID सर्विस में उनका नाम आ गया था लेकिन उस समय उन्होंने ये नौकरी नहीं की, क्यों नहीं की। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और उनकी एकमात्र बेटी को कोई भी वर पसंद नहीं आ रहा है। वह कहता है कि यानी कि चारों बच्चों के बारे में उसने बता दिया गया है कि तीसरा जो बेटा होता है वह तो अमेरिका में चला गया है और उसकी बेटी को कोई भी वर पसंद नहीं आ रहा है जिससे वह उसकी शादी कर सके, तथा वह प्रस्तावित वर्ष अस्वीकार कर चुकी है। जब पिताजी को उसका ऐसा करने से मना करते हैं तो वह डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले जाने की धमकी देने लगती है। जब उसके पिताजी कहते हैं कि तुम्हें तो कोई लड़का पसंद नहीं आने वाला, हम अपनी मर्जी की पसंद से लड़के से शादी करेंगे, तो उस समय उसकी जो बेटी यशोधर बाबू की बेटी अपने पिताजी से धमकी देती है कि आप मेरी शादी ऐसे करोगे तो मैं भी अपने भाई के साथ अमेरिका चली जाऊंगी। दलके यशोधर बाबू अपने बच्चों की तरक्की से खुश तो हैं, परंतु कभी कभी उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि यह खुशहाली भी किस काम की जो अपनों से परायापन पैदा करती है। वह कहते हैं कि उसके जो बच्चे होते हैं सब अच्छे अच्छे अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, कहीं कोई सरकारी नौकरी, कहीं पर कोई प्राइवेट काम कर रहा है। खुशी तो वह कहते हैं कि लेकिन ये खुशी हमें किसी काम की है कि आपस में जो मतभेद की भावना करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा मतभेद फूट डालती है, आपस में परायापन पैदा करती है। जब उनके बच्चे गरीब रिश्तेदारों की अपेक्षा करते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि रिश्तेदारों की उपेक्षा करते हैं। वह कहते हैं जब उनके बच्चे आने वाले जो रिश्तेदार मेहमान जो होते हैं उन्हें किसी प्रकार का आदर भाव सम्मान नहीं करते हैं तो वो चीज़ें यशोधर बाबू को बहुत बुरी लगती हैं। उनकी पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी तरह भी आधुनिक नहीं है।
फिर भी मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें अपने बच्चों की नज़र में आधुनिक बनना पड़ता है। पत्नी का यह मलाल है कि संस्कारों को निहारने के कारण उन्हें परिवार के कार्यों का बोझ तले दबना पड़ता है। उनकी दृष्टि में ये पारिवारिक संसार को निभाने के कारण ही परिवार के कार्यों का बोझ तले दबना पड़ता है। उनकी दृष्टि अब परिभाषित और ढोंग और ढंगोसली हो गई है। यशोधर बाबू भी पत्नी की इस आधुनिकता को कई बार मजाक में उड़ा देते हैं, और अमल बात तो यह है कि तमाशा तो स्वयं उनकी बन रहा है। कई बार यशोधर बाबू को लगता है कि वे किसंदा की तरह घर गृहस्थी का यह सब बवाल छोड़कर जीवन को समाज के लिए समर्पित कर देते हैं। कभी कभी तो यशोधर बाबू के भी ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से किसंदा जी ने शादी नहीं कर रखी थी, वह कहते हैं कि वह सब कुछ क्या करें, सब कुछ को छोड़कर समाज के लिए अपना जो जीवन होता है वो समर्पित करें, अच्छा रहता। उसने यह भी ध्यान है कि किसंदा का बुढ़ापा ज्यादा सुखी नहीं रहा है। लेकिन फिर यशोधर बाबू को यह भी ध्यान आता है कि किसंदा जो बाबू होते थे उसके बुढ़ापे के समय उसे संभालने वाला, उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं था। किसंदा बुढ़ापा सुखी नहीं था। उनके सभी साथियों ने दिल्ली की सुंदर कॉलोनियों में अपने मकान बना लिए थे। यशोधर बाबू के जितने भी साथी सभी ने क्या किया, दिल्ली की कॉलोनी में अपने मकान बनाए थे। रिटायर्ड होने के 6 महीने बाद जब किसंदा को सारी क्वार्टर छोड़ना पड़ा था, उसी समय उनकी शादी हो चुकी थी। उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। कुछ वक्त वे राजेंद्र नगर में भी पा रहे थे, फिर अपने गांव लौट गए, जहां साल बाद उनकी मौत हो गई थी। वह कहते कि लेकिन काफी समय के बाद जब किसंदा जी अपने गांव लौट जाते हैं तो वहां कुछ समय के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। जब यशोधर बाबू ने उनकी मृत्यु का कारण पूछा तो किसी ने यही जवाब दिया कि जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ है। जब यशोधर बाबू वहां जाकर उसकी मृत्यु के बारे में पूछते हैं तो सभी लोग कहते हैं हमें नहीं पता कि उसकी मृत्यु किस कारण से हुई है। यशोधर बाबू के यह भी अनुभव हुआ कि जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनके रिटायर्ड होने के कारण जो हुआ होगा से मृत्यु जाती है। इसलिए बच्चों का होना भी जरूरी है, परंतु यह भी सही है कि उनके बच्चे को जो संकेत दे रहे हैं उनसे पता चलता है कि यशोधर बाबू जी को बुढ़ापे में ज्यादा सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। यशोधर बाबू को हमेशा लगता कि किसंदा बाबू यदि जिंदा भी रह गई तो उस समय उनकी सेवा पानी करने वाला कोई भी नहीं है। यशोधर बाबू यह भी स्वीकार करते हैं कि उनकी बीवी बच्चे उनसे अधिक समझदार और सुलझे हुए हैं। बच्चों को पिताजी की इस गलती का अफसोस है कि अम्बा ने DTTA फ्लैट के लिए पैसा न भर कर पूरा जीवन अफसोस है कि इस गलती का अफसोस है। अम्बा ने DTTA फ्लैट के लिए पैसे न भर बहुत बड़ी भूल की। परंतु यशोधर बाबू को किसंदा की यह उक्ति अधिक ठीक लगती है कि मूर्ख लोग घर बनाते हैं, सामने उनमें रहते हैं जब तक सरकारी नौकरी, तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर्ड होने के बाद गांव का पुश्तैनी घर, परंतु बाद में पुश्तैनी घर टूट फूट कर खंडहर बन चुका होगा, वह यह भी खूब जानते हैं। वह कहते कि किसंदा बाबू ठीक कहा करते कि हमें घर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि घर अधिक पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि मूर्ख लोग जो होते हैं वो घर बनाते हैं। क्योंकि वह कहते कि सरकारी क्वार्टर मिले हुए होते हैं, जब हमें नौकरी मिलते हैं तो उस समय तक सरकारी क्वार्टर में रहे, लेकिन जो घर है वो बच्चे अपने बड़े होकर के अपना स्वयं ही घर बनाएंगे। और यदि हमें अपने गाँव के अंदर रहना है तो हमारे बड़े बूढ़े पूर्वजों का हमारा जो घर है हम उसी में जाकर रह सकते हैं।
बिरला मंदिर में प्रवचन सुनते समय जब जनार्दन शब्द उनके कानों में पड़ता है तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ जाती है। वह कहते कि बिरला मंदिर में जब यशोधर बाबू अपन वचनों को सुनते हैं वहां पर साधु संतों के, तो उस समय उनके वचनों को सुन करके उसे अपने पूर्वजों की, अपने दादा परदादा की उन्हें याद आ जाती है कि किस प्रकार से वो भी हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे, किस प्रकार से अच्छी बातें सिखाते थे, प्रवचन सिखाते थे। और वे उन्हें मिलने के लिए अहमदाबाद जाना चाहती थी। चूंकि परिवार अब बिखर चुका है तो जीजा जी का हाल चाल जानना वे अपना कर्तव्य समझते थे। वह कहते कि यानी कि मेरी जो बुआ जी होती है, मेरे पिताजी की जो बहन होती थी, वो बहुत ज़्यादा वे बीमार थे उनके जीजाजी, वह उनसे मिलने के लिए, उनका हालचाल पूछने के लिए दिल्ली चले जाते हैं। बच्चों से भी ये उपेक्षा रखते हैं कि वे पारिवारिकता के प्रति चीचू सब ले, परंतु अपनी पत्नी और वर्षा का बच्चों पर यह मूर्खतापूर्ण बनाती है। बच्चों को लगता है उनका यह मानना है कि आज के दौर में यह लगाव आर्थिक दृष्टि से किसी तरह ठीक नहीं है। हद तो तब हो गई थी जब कमाऊ बेटे ने यह कहा कि आपको बुआ के यहाँ भेजने के लिए पैसे तो मैं नहीं दूंगा। वह कहते कि वो तो रिटायरमेंट के बाद 1500 रुपये का भी लेकर आते थे, लेकिन वो कहते कि वो अब नौकरी लगे तब उनका मासिक जो वेतन होता है इतना है। तो उसके बेटे जी कहते हैं कि आप जीजाजी से मिलने के लिए उनसे हॉस्पिटल जा रहे हो तो मैं तो आपको वहां जाने के लिए कोई भी पैसा नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को यह कहना पड़ा कि अब तुम्हारे अब्बा की इतनी साख है कि वह रुपये किसी से उधार ले सके। चूंकि जब यशोधर बाबू को कोई काम करते थे तो किसंदा से सलाह जरूर लिया करती थी और वे अपेक्षा अपने बच्चों में भी रखते थे, परंतु बच्चे अम्बा आप तो हद करते हैं, जब आप जानते हैं कि आपने क्यों पूछा। जहाँ तक हमने पढ़ा है उसमें से हमारा एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि यशोधर बाबू को अपने परिवार के सदस्यों में किस प्रकार की शिकायत थी, कि यशोधर बाबू को अपने बच्चों से कैसी शिकायत थी कि 4 बच्चे थे, 3 लड़के थे और 1 लड़कियां थी। परिवार से ये शिकायत थी कि उनका जो बड़ा बेटा है विज्ञापन संस्था में नौकरी करता है। यशोधर बाबू को यह समझ नहीं आता कि उसका साधारण बेटा असाधारण नौकरी कैसे पा गया है। कि वे कहते हैं कि वे सोचते कि 1500 रुपये की नौकरी में कैसे रिटायरमेंट के पास पहुंच कर मिली है, कि उसे तो 1500 रुपये वो अब कमाता है, लेकिन मैं रिटायरमेंट के बाद अब 1500 रुपये मिला था। तो वह कहते कि शुरू में 1500 रुपया देने वाली नौकरी में जरूर कुछ पेंच होगा, कोई न कोई बात है जब शुरू में 1500 रुपये से दी जा रही है तो। और उनका जो दूसरा बेटा होता है वो IAS की तैयारी कर रहा है। वह कहते कि जब LID सर्विस में जब इसे ज्वाइनिंग इसकी हो गई थी उस समय इसने नौकरी नहीं की, और लेकिन अभी IAS करने की तैयारी कर, अभी नौकरी करना चाहता है, तब इसने नौकरी क्यों नहीं की, वो ये सोचता है। और यशोधर बाबू का जो तीसरा बेटा है वो स्कॉलरशिप लेकर कहाँ अमेरिका में चला जाता है और वहां पर अपना जीवन यापन करता है। यशोधर बाबू जी की एक बेटी होती है, वह भी शादी नहीं करवाना चाहती थी और जितने भी बार उसके पिताजी उसके लिए ढूंढते हैं वे सभी को मना कर देती है, नापसंद कर देती है। लेकिन जब उसके पिताजी यशोधर बाबू से बार बार शादी करने के लिए कहते हैं तो अपने पिता यशोधर बाबू से वे धमकी देती हैं कि यदि आप मेरी शादी की बात शुरू करते हैं तो मैं डॉक्टरी की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने भाई के साथ अमेरिका चली जाऊंगी। वे अपने बच्चों की तरक्की से खुश तो बहुत थे यशोधर बाबू, लेकिन वे ये भी अनुभव करते थे कि खुशहाली कैसी जो अपनों के बीच में ही परायपन का जो महसूस करती हैं, लेकिन जो अपनों के बीच में परायपन पैदा करती हैं वो ऐसी जो नौकरी होती है वो किस काम की होती है। तो फिर वे क्या करते हैं, यशोधर बाबू की जो पत्नी होती है वैसी शिकायत है कि वे अपने बच्चों की नई दुनिया में पूरी तरह से रच गई है, बस गई है। पत्नी को तो ये बात बुरी नहीं लगती है, उसकी पत्नी को। अगला प्रश्न था कि यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषताएं बताइए। क्या क्या थी? कर्मठ और परिश्रम, यानी कि यशोधर बाबू एक मेहनती व्यक्ति थी। वे दफ्तर में पूरा समय काम करते थे और काम करके वे स्वयं अपना सारा काम भी स्वयं करते थे और आते वक्त
ते वह दफ्तर से आते वक्त दूध, सब्जी, दही आदि जो कार्य होते थे वह स्वयं लाते थे। दूसरों पर वे किसी प्रकार का कोई काम नहीं छोड़ते थे। परंतु वे इन सभी कामों को अपना कर्तव्य समझते थे कि ये मेरा कर्तव्य है, बच्चों का पालन पोषण करना, उन्हें समय पर उन्हें चीज ला कर देना। वह कहते कि वो अपना कर्तव्य समझते थे। कौन? यशोधर बाबूजी संवेदनशील। फिर वह कहते कि यशोधर बाबूजी एक संवेदनशील व्यक्ति भी थे। वे रिश्तों के प्रति संवेदनता भावुकता रखते थे। जब किसंदा का कोई भी अपना यह नहीं ठहराता तो उसे बहुत बुरा लगता था। चूंकि घर में बच्चे और पत्नी तथा उनके साथ में मतभेद थे, वे घर देर से लौटते थे। इस बात का भी उन्हें बहुत ज्यादा दुख था। बच्चे उनकी कदर नहीं करते हैं। यशोधर बाबू कहते कि संवेदनशील भी व्यक्ति थे कि वे किसंदा जी ने जब उसे दिल्ली में बहाए थे उस समय उसने रहने के लिए स्थान भी दिया था, नौकरी भी दी थी, लेकिन वे किसंदा को फिर अपने घर में नहीं रख सकते क्योंकि मुझे ये पता है कि उनके जो बच्चे होते हैं उनकी कदर ही नहीं करती है। तो वे कहीं किसंदा की भी न करें तो वह कहते कि उस चीज के लिए वह अपने आप को शर्मनाक चीज मानता था। परंपरावादी यशोधर बाबू परंपराओं तथा मर्यादाओं में बहुत विश्वास रखते थे। उन्होंने अपना घर नहीं बनाया क्योंकि वे चाहते थे कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात वे अपने गांव यानी कि जहाँ उनके पूर्वजों का जो घर होता है वो वापस वहां लौट जाए। और दिल्ली जैसे महंगे शहर में घर बनाने का कोई फायदा नहीं है, जबकि परिवार के सभी सदस्य इस बात के लिए इच्छुक थे। उनकी इस बात को एक बड़ी भूल मानते हैं। संस्कारी कि यशोधर बाबू जी संस्कारी व्यक्तित्व भी थे। वे रिश्ते नाते बनाने में बहुत विश्वास रखते थे। जब वह अपनी बहन से मिलने के लिए अहमदाबाद चले जाना चाहते हैं तो उस समय उसके जीजा जी जनार्दन बहुत ज्यादा बीमार होते हैं। तो उसके बच्चे भी रिश्तों के प्रति असंवेदनशील बने रहे। तो उसके बड़े बेटे ने उससे कहा कि यदि आप वहां से मिलने के लिए जा रहे तो मैं तो वहां जाऊंगी तो आपको किसी लिए कोई पैसा नहीं दूंगा। तो उसमें उसके पिताजी कहते हैं कि इतना तो मेरा रहन सहन है कि मैं पैसे किसी से भी उधार ले सकता हूँ और कोई मुझे मना नहीं कर सकता है। आइए पर समझेंगे कि यशोधर बाबू दफ्तर से छुट्टी होने के बाद भी जल्दी घर लौटना पसंद क्यों नहीं करती थी। कि यशोधर बाबू जी दफ्तर से जब छुट्टी होने के बाद भी जल्दी घर लौटना पसंद नहीं करते थे क्योंकि वे सोचते थे कि घर जाने के बाद उसका और उसकी पत्नी और बच्चों के बाद में छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा होगा। तो वे सोचते थे कि क्यों मैं इतने समय जाकर लड़ाई झगड़ा हो, कुछ ऐसा समय जाए कि खा पी कर वह सो जाए, खाना वगैरह खा के। तो वह अपने दफ्तर से 5:30 बजे निकलते थे और फिर बिड़ला मंदिर में जाते थे, वहां पर वचनों को सुनते थे और उसके बाद में वह साग सब्जी लेकर तब अपने घर 8:30 या 9 बजे तक वो वापस पहुंचते थे। और उनके बच्चों को ये चीजें पसंद नहीं थी, लेकिन वह सोचते थे कि घर में छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा होता है और ना तो कोई मेरी बात मानता है, ना पत्नी है ना उसके बच्चे उसकी बात को मानते हैं। वे सब क्या करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। और यशोधर बाबू इसलिए उसको बहुत शर्म महसूस होती, इसलिए वो जल्दी घर नहीं जाना चाहते। यशोधर बाबू अपने बच्चों की तरक्की होने पर ज्यादा खुश नहीं थे। कि यशोधर बाबू अपने बच्चों की तरक्की होने पर ज्यादा खुश इसलिए नहीं थे क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक रहन सहन में रहने लगे थे। पैसा होने पर भी वे अपना जीवन मूल्य चुका सके। वे सदा अपनी गरीबी रिश्तेदारों की अपेक्षा करते थे। समय आने पर अपने पिताजी को अपमानित करने में भी उन्हें कोई शर्म नहीं आती थी। इसलिए वे ज्यादा खुश नहीं थे क्योंकि उनके जो बच्चे होते हैं, उनकी जो पत्नी होती है, वह किसी भी समय उसको उनका अपमान कर सकते हैं, उनको अपमानित कर सकती है। और ये यशोधर बाबू को ये चीजें अच्छी नहीं लगती थी। जैसे हमारे छोटे भूषण बुआ को पैसे भेजने से मना क्यों करता है। कि यशोधर के अतिरिक्त घर के सभी सदस्य अपने रिश्तेदारों से किसी प्रकार का कोई भी लगाव नहीं रखना चाहते थे, लेकिन यशोधर जो बाबू होते हैं अपने सभी रिश्तेदारों से बहुत लगाव करते हैं। तो उसकी बुआ, उसके पिताजी की बहन जो है, उसके जीजाजी बहुत ज्यादा बीमार होते हैं। और जब यशोधर बाबू अपनी बहन यानी कि अपने जीजा से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रहे होते हैं तो उस समय उसके बड़ा बेटा जो भूषण जी होता है वह उससे अपने पिताजी से कहता है, यदि आप उसे मिलने के लिए जा रहे तो मैं तो अपने पास से कोई भी पैसे आपको नहीं दूंगा। तो उस समय वह कहते हैं कि उसके पिताजी कि मुझे उधार कोई भी व्यक्ति दे सकता है।
यशोधर बाबू अपने घर देर से क्यों आती थी? अभी बताया गया था कि घर का कोई भी सदस्य यशोधर बाबू का आदर मान सम्मान नहीं करता था, उसकी उपेक्षा तिरस्कार करता था। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो जाता था। तो वे सोचता था कि वे जितना घर से दूर रहे उतना ही अच्छा है, इसलिए वो घर से देर आते थे और बिड़ला मंदिर में अपने प्रवचनों को सुनते थे। यशोधर बाबू को अपने बड़े बेटे की बड़ी नौकरी पसंद क्यों नहीं है? भले ही यशोधर बाबू सेक्शन ऑफिसर थे, लेकिन वे 1,500 के मासिक वेतन तक नहीं पहुंच पाए थे। उनके बड़े बेटे की छोटी आयु में इतना बड़ा वेतन मिल रहा है, तो वे सोचते हैं कि कोई न कोई तो गड़बड़ अवश्य ही होगी कि वे बेटे की नौकरी के लिए सत्य को नहीं समझ पाए हैं और बड़े बेटे की नौकरी पसंद से नहीं थे। किसंदा को वृद्धावस्था में क्या अनुभव हुआ? किसंदा ने आजीवन लोगों की सहायता की। कुछ तो वह घर के अवश्य भी दिया, लेकिन किसी ने किसी आश्रय नहीं दिया। मजबूर होकर दिल्ली छोड़कर वे गांव चले गए और वहां पर भी उनकी उपेक्षा हुई। एक एक करके तिरस्कार व्यक्ति के समान शीघ्र से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसमें जैसे हमारा ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है कि सिल्वर वेल्डिंग पार्टी के लेखक का क्या नाम था? मनोहर जोशी। सिल्वर वेल्डिंग किस प्रकार की विद्या कहानी बताई गई है? मनोहर श्याम जोशी का जन्म बताया था, कहाँ पे हुआ था? अजमेर में हुआ था। कब हुआ था? 1933 ईस्वी में हुआ था। स्नातक की परीक्षा उन्होंने कौन से विश्वविद्यालय से की थी? लखनऊ के विश्वविद्यालय से उन्होंने की थी। किस पत्रिका में मनोहर श्याम जोशी सर्वप्रथम सहायक संपादक बने थे? दिनमान पत्रिका थी। जोशी जी ने किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था? साप्ताहिक लेखन 1994 था। मनोहर श्याम जोशी का निधन कब हुआ था? 2006 ईस्वी में। उनके द्वारा कुरु कुरु किस विद्या की रचना मानी गई है? कहानी संग्रह। तो ये हमारे इसके क्वेश्चन आंसर जो हमारे राइट प्लस लर्न होने चाहिए। कल के लिए हमारा 12th क्लास का यही काम है।